स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर झारखंड स्पेशल क्लास में मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीएनटी एंड एसपीटी एक्ट, यानी कि झारखंड में भूमि संबंधी कानून एवं अधिनियम, और ये आपका सेकंड क्लास है। आज हम लोग बेसिकली अध्याय 1 के बारे में बात करेंगे। अध्याय 1, ठीक है। अध्याय 1 में क्या कौन कौन सा धारा है और उसका प्रोविजन क्या है ना, इसको एकदम अच्छे तरीके से डिटेल्ड में ईच एंड एवरीथिंग समझेंगे और साथ में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। यानी कि आज के क्लास के बाद आपको जो अध्याय 1 रिलेटेड प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा और क्लास करते करते ही जो आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल भी 100% अप हो जाएगा और एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चन कर दीजिएगा। जनरली जो सीएनटी एसपीटी एक्ट है, जमीन संबंधी कानून है, इसको समझना एविडेंस के लिए हमेशा से मुश्किल रहा, क्योंकि इसमें ऐसा इसका लैंग्वेज है, कुछ ऐसा टर्म है जो कि समझ में ही नहीं आता है, समझ में आता नहीं है तो याद करने में परेशानी होता है। तो वो सब का सब प्रॉब्लम आज आप लोगों का सॉल्व होने वाला है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि इससे आपका सीएनटी एसपीटी से आपका जमीन संबंधी कानून से जेपीएससी में टोटल 12 क्वेश्चन आएगा, 12 क्वेश्चन आएगा। तो ओवरऑल ये कितना इम्पोर्टेंट है ना, ये आप लोग ऑलरेडी समझ रहे हैं, समझ गए। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में ईच एंड एवरीथिंग समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए। और अगर आप लोग क्लास 1, ये बेसिकली सेकंड क्लास है, तो क्लास 1 अगर अटेंड नहीं किए हैं तो उसको एकदम अच्छे तरीके से अटेंड कीजिए और उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि क्लास 1 में बेसिकली आपको बताया गया है सीएनटी एक्ट के बारे में। समझ गए ना कि सीएनटी एक्ट का भूमिका जो है क्या है, यानी कि सीएनटी एक्ट का उद्देश्य क्या था, कौन पारित किया गया, किस अधिनियम के तहत पारित किया गया है ना, उसका जो है सो ब्लूप्रिंट कौन तैयार किया, उसमें कितना अध्याय है और किस अध्याय में किस चीज के बारे में बताया गया है, ये सब का सब एक कंप्लीट क्लास में विथ उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसके साथ आपको क्लास 1 में डिस्कशन किया गया है। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन तो आपका क्लास 1 से ही हमेशा से आता रहा है और आएगा, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। और साथ ही आज का जो क्लास है ना, जैसे सीएनटी एसपीटी एक्ट का जैसे अध्याय 1 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो अध्याय 1 को क्लास अटेंड करने से पहले आपके पास ना इसका प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, समझ गए। तो अगर आपके पास इसका नोट्स आप कहाँ से इंस्टॉल कीजिएगा, तो डाउनलोड कीजिएगा, तो हमारा जो ऐप है दास सर ऑफिशियल द लर्निंग ऐप, उसको आप लोग इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर आपको जो है ना मिल जाएगा इसका प्रॉपर नोट्स। और नोट्स के बाद जब आप इसको समझिएगा ना तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आने लगेगा, समझ गए। अदरवाइज जो हम बोलेंगे वो आपको नोट करना पड़ेगा, है ना, और नोट करिएगा, समझिएगा, है ना। उससे बेटर है कि आज ये क्लास को एकदम अच्छे तरीके से समझिए फुल कंसंट्रेशन के साथ। जब आप समझ जाइएगा तो ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट लीजिएगा, 100% जो है सो राइट भी होगा। तो चलिए आपको क्या बताएं, दास सर ऑफिशियल द लर्निंग ऐप है ना को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, है ना। इस पर आपको इसका नोट्स मिल जाएगा और साथ में हमारा जो क्लासरूम का रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, जो कि झारखंड के जीएस पेपर 2 का अभी क्रैश कोर्स भी चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें भी आप जो है सो अपना इंक्वायरी ले सकते हैं, है ना। तो आपको वहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा ऐप पर और साथ में कुछ पर्टिकुलर और अदर चैप्टर का भी नोट्स मिल जाएगा, जो कि अमेजिंग नोट्स है। जब आप पढ़िएगा तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि उसमें ईच एंड एवरीथिंग कवर किया गया है, समझ गए। और साथ में जब आप वीडियो देखिएगा ना तो बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 सीएनटी एक्ट का। तो अध्याय 1 जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अध्याय 1 में 1 से 3 धारा डिस्कस किया गया है, यानी कि धारा कौन कौन सा इसमें है, धारा है 1, 2 और 3, ठीक है। 1 से 3 तक का धारा इसमें आपको मिलेगा,
ठीक है, CNT एक्ट अध्याय 1 में। ठीक है, अब समझिए कि धारा 1 में किस चीज पर चर्चा किया गया है। तो याद रखिएगा धारा 1 में शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट पे बात किया गया है। धारा 1 में किस चीज पे बारे में बात किया गया है, धारा 1 में ध्यान रखिएगा, धारा 1 में बात किया गया संक्षिप्त नाम तथा प्रसार, संक्षिप्त नाम तथा प्रसार, ठीक है, तथा प्रसार के बारे में आपको चर्चा किया गया है, यानी कि शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में बात किया गया है। और इस CNT एक्ट का धारा 1 के तहत, ठीक है ना, इस अधिनियम का नाम क्या है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछता है ना, कि छोटा नागपुर का जो संक्षिप्त नाम है, इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है, इसका चर्चा किसमें मिलता है, तो धारा 1 में मिलता है। साथ ही इसका अगर हम लोग प्रसार के बारे में बात करें, ठीक है ना, इस अधिनियम का जो प्रसार के बारे में अगर बात करें, एक्सटेंट के बारे में बात करें, तो ध्यान रखिएगा इसका प्रसार उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू तथा कोल्हन प्रमंडल पर है। कौन कौन सा बताया, 4 प्रमंडल का नाम लिए, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू तथा कोल्हन प्रमंडल पर है ना, जिनमें वे सभी क्षेत्र को शामिल किया गया है जो कि बिहार उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम 1922 के अधीन, समझ गए, नगरपालिका या फिर किसी छावनी के भीतर पड़ते हैं, समझ गए, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बेसिकली अगर विस्तार के बारे में बात करें, प्रसार के बारे में बात करें, तो ये चारों प्रमंडल का नाम रखिएगा, याद रखिएगा, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हन प्रमंडल। ठीक है, ये आपका यहाँ पर इसका क्या है, प्रसार है। ठीक है, तो ये धारा 1 हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं धारा 2 के बारे में। देखिए, जहां तक संभव है ईच एंड एवरीथिंग आपको समझा देंगे, और लास्ट में हम लोग जो है ना इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 to 15 क्वेश्चन अध्याय 1 का हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि ईच एंड एवरीथिंग अध्याय 1 से जो भी क्वेश्चन जेपीएससी में संभावित होगा उसको कवर कर लिया जाएगा। यानी कि आप अभी अच्छे तरीके से समझ लीजिए टर्म एंड कंडीशंस को, है ना, जितना भी धारा है, सेक्शन है, सबको समझ लीजिए, और उसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना, आप आसानी से एग्जाम में भी सही कर पाइएगा, आसानी से याद रख पाइएगा। क्योंकि CNT एक्ट जब आप खुद से पढ़ते होंगे तो आई थिंक सो आप जरूर फील करते होंगे इसका कितना लैंग्वेज टफ है और इसको याद रखना भी कितना कठिन है। उसी को सरल बनाने के लिए आसान भाषा में एकदम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझते चले जाइए। नेक्स्ट है धारा 2। धारा 2 में किस चीज के बारे में बात किया गया है, तो भाई धारा 2 में निरसन के बारे में बात किया गया है। निरसन, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई ये निरसन क्या होता है ना, निरसन का मतलब क्या होता है, तो याद रखना निरसन का मतलब होता है रद्द करना। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिपील, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिपील बोलते हैं, समझ गए, इंग्लिश टर्म इसके लिए। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट है, धारा 2 में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, द एक्ट एंड नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल ए, याद रखिएगा, द एक्ट एंड नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल ए आर रिपील्ड इन छोटा नागपुर डिवीजन। इसका मतलब ये हुआ कि अनुसूची क में शामिल अधिनियम और अधिसूचना, अनुसूची क में जो भी शेड्यूल्ड ए में शामिल किया गया है एक्ट और नोटिफिकेशन को, ठीक है, वो छोटा नागपुर प्रमंडल में रद्द किया जाता है। ये आपका पॉइंट नंबर 1 है। ठीक है, निरसन के अंतर्गत। पॉइंट नंबर 2 इसमें ध्यान रखिएगा, पॉइंट नंबर 2 ये है कि द एक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल्ड बी, याद रखिएगा, द एक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल्ड बी आर रिपील्ड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ धनबाद एंड पटामदा, ईचागढ़ एंड चांडिल पुलिस स्टेशन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंहभूम। तो याद रखिएगा कि अनुसूची ख में यानी कि सेक्शन बी में जो भी अधिनियम को शामिल किया गया है, जो भी एक्ट को शामिल किया गया है ना, अधिनियम को धनबाद जिला में और सिंहभूम जिला का 3 क्षेत्र का नाम बोले, एक तो आपको बताया पटमदा,
दूसरा बताया है ईचागढ़ और तीसरा बताया है चांडिल थाना क्षेत्र। समझ गए ना, इसमें आपको निरसित किया जाता है। ये आपका पॉइंट नंबर 2 था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि धारा 2 में किसके बारे में चर्चा किया गया है। तो धारा 2 में याद रखना निरसन के बारे में चर्चा किया गया है। निरसन का अर्थ साधारण भाषा में होता है रद्द करना, इंग्लिश में रिपील बोलते हैं। समझ गए, इसमें अनुसूची क अनुसूची ख, ठीक है, ये दोनों के बारे में दिया गया है। ठीक है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ना वो डायरेक्ट इससे लिंक होगा, तो आसानी से आंसर भी कर दीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आइए आगे समझते हैं धारा 3 को। अब डिस्कस करते हैं धारा 3 में। तो धारा 3 में बेसिकली परिभाषाएं हैं, यानी कि डेफिनेशन है। समझ गए ना, धारा 3 जो है आपका CNT एक्ट का धारा 3 जो है, इसमें बेसिकली क्या है, तो परिभाषाएं हैं। समझ गए ना, परिभाषाएं हैं। समझ गए ना, डेफिनेशंस है। तो डेफिनेशंस जो है ना, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछता है। अगर आप JPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए होंगे तो आपको याद होगा कि 2-3 क्वेश्चन डेफिनेशन से भी है। समझ गए ना, तो डेफिनेशन से अक्सर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम में रहेगा। समझ गए ना, तो डेफिनेशन जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं उसी से आए, है ना। हो सकता है अध्याय 3 का कोई टर्म पूछ दे, अध्याय 4 का टर्म पूछ दे, है ना। लेकिन 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तक उम्मीद कर सकते हैं डायरेक्ट टर्म का मीनिंग पूछता है। समझ गए ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एकदम धारा 3 को अच्छे से समझिएगा। समझ गए, और बेसिकली हम लोग धारा 3 में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि इससे आने का संभावना और बनता है। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन जो हम लोग बात करेंगे वो बात करने जा रहे हैं कृषि वर्ष का। किसका बात कर रहे हैं, तो कृषि वर्ष का। ये कृषि वर्ष क्या होता है, ये कृषि वर्ष क्या होता है, तो याद रखना कृषि वर्ष जो से अभिप्राय है वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए प्रचलित हो। एक बार फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से समझना। कृषि वर्ष से अभिप्राय है उस वर्ष से जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि के लिए प्रचलित हो। ठीक है, या फिर ऐसा वर्ष जो उस तारीख से आरंभ हो और उस तारीख को समाप्त समझा जाए जिसे सरकार निर्देशित करे और उचित समझे। समझ गए ना, जिसको सरकार निर्देशित करे और उचित समझे, जिस डेट को ना, उसको हम लोग कृषि वर्ष के रूप में समझ सकते हैं। समझ गए, तो एकदम इस पॉइंट को ध्यान रखना। जो फर्स्ट पॉइंट बोले वो आपको सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाएगा, कई बार आया है। क्या बताएं कि कृषि वर्ष से अभिप्राय है वह वर्ष से जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए प्रचलित हो। ठीक है, आई थिंक सो कृषि वर्ष समझ गए होंगे आप लोग क्या होता है। नेक्स्ट आ जाइए जोत। जोत सेकेंड पॉइंट है आपका जोत। जोत को इंग्लिश में बोलते हैं होल्डिंग। जोत को क्या बोलते हैं, होल्डिंग बोलते हैं। समझ गए ना। अब इस जोत का मतलब क्या होता है, तो जोत का मतलब सिंपल होता है, जोत मीन्स या होल्डिंग मीन्स अ पार्सल और पार्सल ऑफ लैंड्स होल्ड बाय अ रैयत। क्या बताएं कि होल्डिंग मीन्स अ पार्सल और पार्सल ऑफ लैंड्स होल्ड बाय अ रैयत, यानी साधारण भाषा में अगर हम लोग बात करें तो रैयत द्वारा धारित भूमि या भूमिखंड को ही जोत बोलते हैं। रैयत जो है जिस भूमि का जिसको जो भूमि ग्रहण करता है ना, जो लैंड ग्रहण करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसी को हम लोग बोलते हैं जोत बोलते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर है, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट थर्ड टर्म। थर्ड टर्म है कोरकर। कोरकर भी एग्जाम में कई बार पूछा है, समझ गए ना। कोरकर भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि भाई कोरकर क्या है, कोरकर क्या है। तो याद रखिएगा धारा 3 के अंतर्गत कोरकर को परिभाषित किया गया है ना। और कोरकर का मतलब होता है कोरकर मीन्स द लैंड which has been labeled for the purpose of cultivation of rice. Look, listen again. Korkar means the land which has been labeled for the purpose of cultivation of rice, which previously was a jungle or wasteland.
अगर इसको साधारण लैंग्वेज में समझें तो समझ लीजिएगा कोरकर वह भूमिखंड है, समझ गए ना, वैसा भूमिखंड है जो मुख्यतः धान की खेती के लिए जो है लेवल करके है ना चौरस बनाया गया है, समझ गए ना। जो बेसिकली पहले क्या था तो वेस्टलैंड था, यानी कि जंगल था, समझ गए। कोरकर समझ गए बेसिकली क्या है ना, एक प्रकार का भूमिखंड है, एक प्रकार का भूमि है जो पहले जंगल था, लेकिन बाद में कृषक के द्वारा क्या किया गया, उसको जो है सब कोड़ करके एक लेवल में लाया गया धान की खेती के लिए, है ना, धान की खेती के लिए चौरस बनाया गया। ठीक है, तो एकदम अच्छे तरीके से ईच एंड एवरीथिंग समझते चले जाइए। कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, और कुछ और भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कोई और भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जिसमें आपको सीएनटी एक्ट की तरह ही परेशानी आती है, समझ में नहीं आता है, तो वो भी हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि हम आपके लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो लाएं। और साथ ही दोस्तों इसे अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को मेरे इस क्लास का बेनिफिट मिले, और सभी को है ना कैसा क्लास लग रहा है, कंटेंट कैसा लग रहा है, इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे, है ना, नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट है भूस्वामी, 4 नंबर। ठीक है, ये भूस्वामी किसको बोलते हैं, भूस्वामी, भूस्वामी को इंग्लिश में बोलते हैं लैंडलॉर्ड। भूस्वामी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लैंड लॉर्ड बोलते हैं। अभी लैंड लॉर्ड क्या होता है, तो आप लोग लैंड लॉर्ड से समझ रहे होंगे, भूस्वामी से पहले समझ में नहीं आ रहा होगा, लैंड लॉर्ड से समझ रहे होंगे कि लैंड लॉर्ड मीन्स अ पर्सन इमीडिएटली अंडर होम अ टेनेंट होल्ड्स एंड इंक्लूड्स द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अधीन रैयत या काश्तकार भूमि धारण करता है और लगान देता है, समझ गए ना, जैसे सरकार। ठीक है, सरकार के अधीन जो है कोई भी रैयत क्या करता है, भूमि लेता है, समझ गए ना। अब भूमि लेता है तो उस पर टैक्स पे करता है, समझ गए ना, टैक्स किसको पे करता है, सरकार को। ठीक है, तो भूस्वामी हम लोग किसको बोलेंगे, तो जिसका अधीन कोई रैयत या काश्तकार है ना, कोई टेनेंट जो है भूमि को, लैंड को ग्रहण करता है और उसके लिए उसको लगान देता है, समझ गए, उसको हम लोग भूस्वामी बोलेंगे। ये देखिए डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है, एकदम ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले जाइए, और लास्ट में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप सोच करके कमेंट में आंसर करते हैं ना, है ना, वहां पर आप गेस भी कीजिएगा तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस लेवल जो है सो डेवलप होगा, है ना। तो आप लोग कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर होगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सुनने से याद नहीं होगा, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर भी लगाना होगा, उसी से कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। तो नेक्स्ट आ जाइए भूगुत बंध बंधक। ठीक है, 5वां नंबर है भूगुत बंध बंधक। ठीक है, इसको बाबू इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं भूगुत बंध मॉर्गेज, समझ गए ना। इसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भूगुत बंध मॉर्गेज। इसका मतलब क्या होता है, अगर इसको सिंपल भाषा में बोले तो भूगुत बंध मॉर्गेज मीन्स ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टेनेंट फॉर अ पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस एज लोन, एडवांस एज लोन। मतलब ये हुआ कि ऐसा रैयत है ना जो उधार या ऋण में लिए गए धन के बदले में है ना बंधक रखे, और सभी प्रकार के शुद्ध लाभ से है ना बंधक अवधि तक वंचित रहे। तो मॉर्गेज आप जब भी रखते हैं, है ना, मॉर्गेज जब भी आप रखते हैं कोई भी चीज़ को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है सो आप मॉर्गेज रखिएगा, ठीक है, धन के बदले में जो है सो आप बंधक रख रहे हैं अपने ज़मीन को, समझ गया ना, उसी के बारे में बात किया गया है। तो एकदम ध्यान से हर एक चीज़ को समझिए, है ना, नोट डाउन कीजिए, नोट करना जरूरी है। इसलिए अगर बोले कि अगर आपके पास अगर आप इसको नोट नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारे ऐप पर इसका नोट्स पड़ा हुआ है दास सर ऑफिशियल पर, उसको इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही और भी आपको नोट्स वहाँ पर कुछ मिलेगा जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 6 नंबर पॉइंट पे भूधृति, है ना। भूधृति किसको बोलते हैं, भूधृति याद रखना, भूधृति बोलते हैं, है ना, टेन्योर को, इंग्लिश में बोलते हैं टेन्योर को। ठीक है,
टेन्योर का मतलब हुआ इट मीन्स द इंटरेस्ट ऑफ टेन्योर होल्डर, यानी भूधारक का हित, है ना। बट इट डज नॉट इंक्लूड अ मुंडारी खूट कट्टेदारी टेनेंसी, है ना। किंतु भूधृति जो है ना मुंडारी खूट कट्टीदारी काश्तकारी में नहीं आती है, समझ गया ना, इसको ध्यान रखिएगा, है ना, ये भी कभी कभी पूछता है। नेक्स्ट है आपका ग्राम मुखिया, विलेज हेडमैन। विलेज हेडमैन किसको बोलेंगे? गांव के मुखिया। ग्राम मुखिया को क्या बोलेंगे? तो ग्राम मुखिया हम लोग जानते हैं, जब हम लोग जो है आपका ये पढ़ रहे थे प्रशासन पढ़ रहे थे, जनजातीय प्रशासन, है ना, प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे गांव में गांव के मुखिया को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे मानकी बोलते हैं, कहीं पे प्रधान बोलते हैं, कहीं पे मांझी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ग्राम के मुखिया को वही मानकी, प्रधान या मांझी के नाम से गाँव में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाता है अस्थावर शर्त, है ना, अस्थावर शर्त। अस्थावर शर्त, ये अस्थावर शर्त क्या होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अस्थावर शर्त को इंग्लिश में बोलते हैं पैराडियल कंडीशन, ठीक है, पैराडियल कंडीशन बोलते हैं। अस्थावर शर्त बेसिकली होता है लगान के अलावे अन्य शर्त एवं सेवाएं, ठीक है। लगान के अलावा जो भी शर्त होता है ना उसको ही बोलते हैं अस्थावर शर्त। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में सेम टू सेम लाइन आपको लिखा हुआ मिलेगा, है ना। याद रहेगा तो आसानी से कर दीजिएगा, नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन छोड़ के रहिएगा। नेक्स्ट 9 नंबर डेफिनेशन ले लीजिए, काश्तकार। अभी हम लोग पढ़े थे ना काश्तकारी अधिनियम, तो काश्तकार किसको बोलते हैं? काश्तकार किसको बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं टेनेंट, समझ गए ना, टीनेंट बोलते हैं। टीनेंट का जो बेसिक मीनिंग होता है ना, टीनेंट मीन्स अ पर्सन हु पे मनी, मनी मीन्स एज रेंट टू द ऑनर ऑफ लैंड सो दैट ही कैन यूज इट फॉर द एग्रीकल्चर और देयर पर्पस। दैट मीन्स टेनेंट का बेसिक मतलब ये होता है, ठीक है ना, वैसा पर्सन जिसको हम लोग जमीन के लिए रेंट पे करते हैं और उस जमीन का, है ना, हम लोग एग्रीकल्चर पर्पस या उससे संबंधित अन्य पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। और अगर साधारण भाषा में समझे तो काश्तकार जो होता है ना, काश्तकार से तात्पर्य उस व्यक्ति या रैयत से है जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो और उसको लगान का भुगतान भी उसी को करता हो, समझ गए ना। यानी कि आप मान लीजिए, आप जो है तो मान लीजिए हमसे जो है जमीन लेते हैं, समझ गए ना, हमसे आप जमीन लेते हैं, ठीक है, और हमी को क्या कीजिएगा, उस जमीन का लगान भी हमी को पे कीजिएगा, समझ गए ना। जमीन लीजिएगा तो उसके बदले टैक्स दीजिएगा ना, उसके लिए बदले हमको रेंट दीजिएगा ना, है ना, लगान दीजिएगा ना, और उसी जो है उसी को क्या बोलते हैं, काश्तकार, ठीक है। तो आई थिंक सो एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा आपको धारा 3 यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट जो परिभाषा हम लोग डिस्कस किए हैं वो। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अध्याय 1 से संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग एकदम सभी को, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पहले खुद से सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, उसका आंसर कमेंट में कीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होगा। और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, है ना। और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आप उम्मीद कर सकते हैं कि धारा अध्याय 1 से आएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग अध्याय 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि अध्याय 2 आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन होगा, है ना। अध्याय 2 में कुछ ऐसा धारा है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धीरे धीरे हम लोग CNT एक्ट को 19 अध्याय तक चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, और जितना भी इम्पोर्टेंट आपका इसमें सेक्शंस है ना, धारा है, सबको हम लोग एकदम ईच एंड एवरीथिंग कवर कर देंगे आपका, और सभी को इजीली समझा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा क्लास लगा, है ना, कंटेंट कैसा लगा, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के बीच जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो दास्तर ऑफिशियल ऐप पर इसका क्रैश कोर्स भी चल रहा है ना, झारखंड GS पेपर 2 का, तो उससे भी आप लोग जो है सो जुड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर JPSC PT एग्जाम। Thank you very much, students.
स्टडी फॉर पीसीएस एग्ज़ाम पर आप सभी का मैं दास सर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का सीएनटी एक्ट पर सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को स्टार्ट किए थे और उस क्लास में आप लोग देखे थे कि हम लोग कंप्लीट बेसिक डिस्कस किए थे। आज हम लोग सीएनटी एक्ट का अध्याय 1 को एकदम अच्छे से डिस्कस किए हैं और ये अध्याय 1 जो है आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अध्याय 1 से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आज बेसिकली हम लोग अध्याय 1 का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी अध्याय 1 से फॉर्म हो रहा है ना, वो सब का सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, यानी कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सभी कोई अच्छे से जो है ऑल क्वेश्चन को समझिए और आंसर करने का कमेंट में कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप कोई चीज़ आंसर को रिकॉल करते हैं या खुद से आंसर करने का कोशिश करते हैं, है ना, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा होता है। तो ज़रूर आंसर आप लोग सब कोई कमेंट में कीजिएगा कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पाएँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि जेपीएससी पीटी या फिर मेंस का ऑनलाइन लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए या फिर ऑल पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बैच ऑलरेडी चल रहा है। और आपको बता दें कि आप दास सर ऑफिशियल ऐप को अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं तो ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सीएनटी एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस क्लास कर रहे हैं उसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। साथ ही जो हमारा लाइव क्लास चलता है झारखंड से संबंधित, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको इस ऐप पे मिलेगा, बहुत सारे क्लास का, और कुछ नोट्स भी आपको मिल जाएगा जो कि अमेजिंग नोट्स है। आप जब पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। और अगर किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। और झारखंड स्पेशल जेपीएससी पीटी लाइव बैच जो कि चल रहा है, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सीएनटी एक्ट अध्याय 1 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में धारा 1 में किसका उल्लेख है? धारा 1 में किसका उल्लेख है? तो हम लोग जानते हैं कि धारा 1 में संक्षिप्त नाम तथा प्रसार का उल्लेख है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम तथा प्रसार का उल्लेख है। शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में बात किया गया है और इसी अधिनियम के तहत छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम रखा गया। निरसन यानी कि रिपील के बारे में जो है आपका धारा 2 में डिस्कस किया गया है और परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशन के बारे में धारा 3 में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 1 में संक्षिप्त नाम तथा प्रसार के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अध्याय 1 में निम्न में से किसे परिभाषित नहीं किया गया है? इस नहीं वर्ड पे फोकस कीजिएगा, बोल रहा नहीं किया गया है। तो कोरकर के बारे में अध्याय 1 में परिभाषित किया गया है, अध्याय 1 धारा 3, है ना। कृषि वर्ष के बारे में डिस्कस किया गया है। भुगुत बंधक के बारे में डिस्कस किया गया है ना, भुगुत बंधक के बारे में। ये जो अधिभोगी रैयत है ना, इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। तो राइट आंसर आपका अधिभोगी रैयत हो जाएगा, ऑक्यूपेंसी रैयत हो जाएगा। इसके बारे में जो डिस्कशन हुआ है वो चैप्टर 4 में यानी कि अध्याय 4 में अधिभोगी रैयत के बारे में बात किया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, अधिभोगी रैयत। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ऑल क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो यही सब में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, इसलिए एकदम अलर्ट होकर के एक एक क्वेश्चन को समझिए और एक एक क्वेश्चन का आंसर करने का ज़रूर कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत जोत से अभिप्राय है। जोत किसे कहते हैं?
है ना, सरकारी भूमि को बोलते हैं, खेती के लिए भूमि को बोलते हैं, जमींदार द्वारा धारित भूमि को बोलते हैं, या रैयत द्वारा धारित भूमि को बोलते हैं। तो याद रखिएगा जोत जो है ना, जोत रैयत द्वारा धारित भूमि या भूमिखंड को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? रैयत द्वारा धारित भूमि या भूमिखंड को। इंग्लिश में होल्डिंग बोलते हैं इसको, है ना। और इंग्लिश में अगर बात करें तो होल्डिंग मीन्स अ पार्सल और पार्सल ऑफ लैंड्स होल्ड बाय अ रैयत। सो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि CNT एक्ट 1908 के तहत काश्तकार का अर्थ क्या है? काश्तकार किसको बोलते हैं? यानी कि टीनेंट का परिभाषा आपसे पूछ रहा है, समझ गए ना, टीनेंट किसे कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन ए में डेफिनेशन दिया हुआ है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। टीनेंट बोलते हैं वह व्यक्ति या रैयत जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो, भूमि धारण करता हो और उसका लगान चुकता करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं टीनेंट, उसको टीनेंट बोलते हैं। हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इफ़ वी विल टॉक अबाउट इन इंग्लिश देन टीनेंट मीन्स अ पर्सन हु पेज मनी और रेंट टू द ऑनर ऑफ अ लैंड सो दैट ही कैन यूज इट फॉर एग्रीकल्चर और देयर पर्पस। दैट मीन्स काश्तकार वह व्यक्ति या रैयत है जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो और उसका लगान भी चुकता करता हो। समझ गए? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है कि CNT एक्ट 1908 के तहत निम्न में से किसे काश्तकार के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा काश्तकार के अंतर्गत मुंडारी खुदकटीदार को शामिल किया गया है, रैयत को भी शामिल किया गया है, भूधारक को भी शामिल किया गया है। तो राइट आंसर 5 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अध्याय 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत भूस्वामी का तात्पर्य है। भूस्वामी किसको बोलते हैं? वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी ज़मीन दी हो, वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण कर लगान देता हो, वह व्यक्ति जो लगान का निर्धारण करता हो, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा भूस्वामी यानी कि लैंड लॉर्ड, है ना, बोलते हैं उस व्यक्ति को जिसने किसी काश्तकार को अपनी ज़मीन दी हो। समझ गए? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन बी जो है वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण कर लगान देता हो उसको काश्तकार बोलते हैं, टीनेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा टीनेंट का डेफिनेशन हो गया, है ना। ऑप्शन ए हमारा भूस्वामी यानी कि लैंड लॉर्ड का डेफिनेशन हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत पुनर्ग्राहा भूधृति का तात्पर्य क्या है? यानी कि पुनर्गाहा भूधृति किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा पुनर्गाहा भूधृति उस भूमि को बोलते हैं जो किसी परिवार का पुरुष यानी कि मेल वारिस के नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद भूस्वामी को वापस होने वाली भूमि को पुनर्गाहा भूमि बोलते हैं। समझ गए? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑल क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन एकदम से आएगा, इसलिए आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िए, नोट डाउन कीजिए, याद कर लीजिए। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है CNT एक्ट 1908 के तहत कृषि वर्ष का तात्पर्य है। कृषि वर्ष बोलते हैं वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अध्याय 1 के तहत इस अधिनियम का विस्तार झारखंड के किन क्षेत्रों में होगा? यानी कि आपसे पूछ रहा है CNT एक्ट का विस्तार झारखंड के किन किन क्षेत्र में है? तो उत्तरी छोटा नागपुर में है, दक्षिणी छोटा नागपुर में है। ऑप्शन सी बोल रहा है सिंहभूम क्षेत्र में केवल। तो क्या केवल सिंहभूम क्षेत्र में है? तो ये आंसर हमारा ये रॉन्ग ऑप्शन है ना। तो हमारा डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसके अलावा भी 2 प्रमंडल है जिसमें जो है सो आपका CNT एक्ट का जो है सो विस्तार है। आप हमें उसका नाम कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आप लोग जानते हैं तो। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है CNT एक्ट 1908 के तहत ऐसी जंगली भूमि
जिसे किसी अन्य कृषक द्वारा धान की खेती के लिए तैयार की गई हो कहलाता है। तो याद रखिएगा, उसे हम लोग कोरकर बोलते हैं। कोरकर इज राइट आंसर, कोरकर कहते हैं। समझ गए। तो आज हम लोग अध्याय 1 से जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, जिसका आपका जेपीएससी एग्जाम या फिर जेएसएससी एग्जाम, जिस किसी एग्जाम में भी सीएनटी एक्ट से क्वेश्चन आएगा, अगर पूछा जाएगा तो ये 10 क्वेश्चन अध्याय 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका आपके एग्जाम में आने का पूर्ण संभावना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़िए, नोट्स को हमारे दास्तर ऑफिशियल ऐप से इंस्टॉल कर लीजिए, है ना, पीडीएफ, और अच्छे से पढ़िए। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमें ज़रूर बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताना है कैसा लगा ये आपको कंटेंट, और साथ ही अपने दोस्तों के बीच इसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइडेड बाय अस। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जेपीएससी एग्जाम and good luck.